हेलो एंड वेलकम टू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बच्चा पार्टी। तो जैसा कि अपनी पिछली क्लास में हमने मटेरियलिटी टॉपिक स्टार्ट कर दी थी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट टुडेज क्लास परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो ये पैरा पढ़ने से पहले ना हम लोग एक चीज़ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से बहुत से लोग या ऑलमोस्ट हर कोई सारे चैप्टर्स पढ़ के नहीं जाता है, ठीक है। एक दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो याद ही ना हो रहे हो, तो आप सोचते हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 में से 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं भी अटैम्प्ट किया तो क्या ही हो जाएगा। अब आप उसको छोड़ देते हो। यहाँ आपका 100 नंबर का पेपर है, आपने मान लो 10 नंबर सोचा कि 10 नंबर का नहीं भी लिखा तो क्या हो जाएगा। आप अब 90 मार्क्स लेके चल रहे हो कि हम पढ़ेंगे 90 के हिसाब से, और इस 10 मार्क्स के लिए आपने छोड़ दिए 2 या 3 चैप्टर्स। अब मान लो देर इज़ अ चांस आपने 3 चैप्टर छोड़े, तीनों चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। आप सोच के तो गए थे 10 मार्क्स का, आपके इस चैप्टर को छोड़ने की वजह से आपके मार्क्स कितने छूट गए, 18। या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 12 मार्क्स। अच्छा, ये अभी हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ही समझ रहे हैं, इसलिए उसको पूरा सुनना। मैं ये आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ा के समझाऊंगी। अब ऐसे ही आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हो सकते हैं उन चैप्टर्स में से भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपसे ना बन पाए, तो एट लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। अब आराम से 20 to 30 मार्क्स का छोड़ के जा रहे हो, तो अब आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे। आप सोचोगे जो ये 2-3 चैप्टर है ना जो बहुत टफ है, एकदम नहीं हो रहा है, इसके बाद फिर और एक दो चैप्टर्स और ऐसे हैं जो याद तो हो रहे हैं पर अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत टफ है, इनके हम जो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लायक आने वाले, हम इसको पढ़ लेते हैं। बड़े क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एटलीस्ट 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन तो कर लेते हैं। फिर ये जो एक दो और चैप्टर्स हैं जो ऐसे याद हो जा रहे हैं बट फिर भी कन्फ्यूजन बहुत है, तो आपने सोचा इसमें से भी एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के जाएं। तो जब आपने पहले डिसाइड किया था ना कि हम 10 मार्क्स का छोड़ देंगे, ये आपने 90 मार्क्स पे अपनी मटेरियलिटी सेट की थी कि 90 मार्क्स का तो पढ़ना ही है। पर ऐसा हो सकता है आप हर चैप्टर में से एक एक टॉपिक छोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, वो छोड़ते 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 एट लास्ट अब सिर्फ 50 नंबर का पढ़ के जाओ। इसकी वजह से आपने जो ये स्ट्रेटजी बनाई, आपने अश्योर किया कि हम कम से कम 60 से 70 मार्क्स का तो पढ़ के जाएं। तो ये जो 60 से 70 मार्क्स का ये जो आपने सेट किया ना, ये है हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मतलब मटेरियलिटी लेवल से तो नीचे है, पर देयर इज़ अ चांस जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये एक साथ मिल मिल के आपके 30-40 नंबर गवा सकते हैं। तो आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, मान लो आपने चैप्टर 1 के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, इसमें जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हम सब पढ़ के जाएंगे। चैप्टर 2 में 2 और 4 दोनों पढ़ेंगे, 3 में सिर्फ 2 मार्क्स के पढ़ेंगे, और 4 में वापस 2 और 4 मार्क्स के पढ़ेंगे। तो जो ये आपने हर चैप्टर के लिए एक लेवल सेट किया ना कि इतने मार्क्स का तो हम पढ़ लेंगे हर चैप्टर से, इस 4 चैप्टर से, ये आपने सेट की अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो चलो इसको ऑडिट के नज़रिए से पढ़ते हैं। Practically, it is difficult for the auditor to design tests to identify individual material misstatement. It is likely that misstatements are material in aggregate. It takes to us to the concept of performance materiality. मतलब तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है ऑडिटर के लिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो हर एक छोटी सी छोटी मिस स्टेटमेंट को चेक करते रहे, उसको टेस्ट करे। अब जैसा कि हमने कल पढ़ा था, 10 लाख की कैश में से 10,000 रुपये गायब कर दिए, क्या ये कोई मटेरियल है? नहीं। लेकिन ये 10,000 का कैश ना 10 से 20 बार उसने चुराए। अब बताओ क्या ये मटेरियल है? तो जब आपने एक बार देखा 10,000 आपने छोड़ दिया, आपने 2 बार देखा आपने छोड़ दिया, अब आप देख रहे हो आपको बार 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 मिल रहा है, तो क्या वो मटेरियल होगा? हाँ। तो वही बोल रहा है, कुछ ऐसे में स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो एग्रीगेट लेवल पे तो मटेरियल हो पर इंडिविजुअली ना हो, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को बैठ के टेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ से अराइज होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में ऑडिटर क्या करता है, जैसे अगर ऑडिटर ने किसी एक फर्म के लिए मटेरियलिटी लेवल सेट किए 5 लाख पे, अब आपको 5 लाख से ऊपर या 5 लाख का जितना भी कुछ भी मिस स्टेटमेंट या कोई भी अमाउंट मिल रहा है ना, तो आप उसको एकदम ध्यान से चेक करोगे। 5 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है, मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, आप उसे बहुत ध्यान से चेक करोगे। पर देर इज़ अ चांस कि इससे जो छोटे अमाउंट है
उनमें भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। मान लो कोई 5,000 के अमाउंट में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हो रखी है, ऐसे ही 10,000, 20,000, 1 लाख तक के अमाउंट में भी हेरा फेरी हुई है। अब ऐसी 1 लाख का अमाउंट अगर 5 बार भी उसने इधर उधर कर दिया ना, तो आप ये मटेरियलिटी लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ऑडिटर एक लेवल सेट करता है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल उसने सेट किया कि डेटर्स में अगर 1 लाख से ऊपर की कोई भी मिस्टेक दिख रही है या 1 लाख तक में कोई मिस स्टेटमेंट दिख रहा है, तो उसे अब हमें अच्छी तरह से चेक करना है। वहीं क्रेडिटर के लिए उसने सेट किया 50,000 से ऊपर का कोई भी मिस स्टेटमेंट मिल रहा है, तो वो हमें चेक करना है। तो ये पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए जो आप एक लेवल सेट करते हो ना मटेरियलिटी का, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो कि एक मटेरियल लेवल से हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल लेवल हम सेट करते हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी 5 लाख से ऊपर का कोई अमाउंट है तो वो चेक होगा। लेकिन वहीं जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है वो होती है पर्टिकुलर असर्शंस के लिए, पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस के लिए। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, वंस अगेन चेक करते हैं। हम मटेरियलिटी डिफाइन करते हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ये 5 लाख का अमाउंट है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। कहीं पे भी कोई भी अमाउंट हो 5 लाख से ऊपर है, वो मटेरियल है। वहीं आपने देखा डेटर्स का अमाउंट तो 1 लाख से ऊपर ही नहीं जा रहा है। क्रेडिटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख के हैं, उससे ऊपर के तो क्रेडिटर ही नहीं है। तो क्या मतलब डेटर और क्रेडिटर में कोई भी हेरा फेरी हुई तो क्या वो मटेरियल नहीं है? उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट हुआ तो क्या वो चेक नहीं करोगे? नहीं, वहाँ के लिए आप डिफाइन करोगे मटेरियलिटी लेवल से नीचे का कोई अमाउंट एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जैसे मटेरियलिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। आप ये नहीं बोल सकते 5 लाख मटेरियल अमाउंट है, 10 लाख मटेरियल अमाउंट है। आपने एक 5 लाख बोल दिया, 5 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है सब मटेरियल। पर वहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग अलग असर्शंस के लिए, अलग अलग अकाउंट बैलेंसेस के लिए आप अलग से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डेटर्स के लिए सेट कर दी 50,000, आपने क्रेडिटर्स के लिए सेट कर दी 1 लाख। तो चलो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मीनिंग पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट्स। क्या लिखा है? अमाउंट और अमाउंट्स। एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बहुत सारी हो सकती हैं। मीन्स द अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी, मटेरियलिटी लेवल से नीचे, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जो सेट किया है आपने, उससे कम अमाउंट, उससे लेस अमाउंट, टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ये करने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है? हो सकता है आपने जो मटेरियल लेवल 5 लाख सेट की, अब डेटर है ही नहीं 5 लाख तक का, डेटर तो है ही 1 लाख का, पर डेटर में 50,000 की 4, 5, 10 हेरा फेरी हो सकती हैं और वो टोटल मिल के एग्रीगेट में हो सकता है आपका मटेरियलिटी लेवल क्रॉस कर दे। अब मान लो आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट ही नहीं की होती, तो क्या आप चेक करते? डेटर्स नहीं करते। अब आप डेटर्स चेक नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि कोई मटेरियल अमाउंट का मिस स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आप एक गलत ओपिनियन फॉर्म करके आ जाते। तो उसी रिस्क को, उसी प्रोबेबिलिटी को एक अप्रोप्रिएट लेवल में रिड्यूस करने के लिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं। इफ़ एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑल्सो रिफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट्स set by the auditor at less than materiality level or levels for particular classes of transaction, debtor के लिए अलग, creditor के लिए अलग, account balances, disclosures. Performance materiality is set at a value lower than overall materiality. It lowers the risk that auditor will not be able to identify misstatements that are material when added together. I hope performance materiality का concept आपको अच्छी तरह से clear हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। तो इसमें बस यही है, जैसे कि हम जब मटेरियलिटी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि मटेरियलिटी को हम प्लानिंग और परफॉर्मिंग दोनों टाइम पे चेक करते हैं। आप जब ऑडिट प्लान कर रहे होगे आप तभी मटेरियलिटी लेवल डिफाइन कर लोगे, डिज़ाइन कर लोगे और उसके बेसिस पे आप ऑडिट प्लान करोगे। लाइकवाइज जब आपको ऑडिट प्लान करते वक्त कहीं पे भी कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसी कोई मटेरियलिटी, ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट दिखती है जो आपको रिजनेबल है ये सोचने में
कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र को जो कि मटेरियलिटी लेवल से कम है, तो आप उसके लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी सेट करोगे वाइल प्लानिंग द ऑडिट। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, एक एग्जांपल पढ़े कि 5 लाख की हमने सेट की है, डेटर्स का अमाउंट तो 2 लाख क्रॉस ही नहीं किया है, तो क्या यहाँ पे ये 5 लाख का अमाउंट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो आपको ये प्लानिंग करते वक्त ही दिख गया है कि रिजनेबल है कि यहाँ पे तो हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करनी ही होगी। तो आप प्लानिंग के वक्त ही ये चीज़ सोच लोगे कि हमें डेटर्स में इतने से कम अमाउंट को चेक करना है। तो चलो लेट्स मूव फर्दर। यूज़ ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो जैसा कि हमें पता है मटेरियलिटी डिटरमाइन करना इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हम एक बेंचमार्क चूज़ करते हैं और उस बेंचमार्क में परसेंटेज लगाते हैं ताकि हम मटेरियलिटी डिटरमाइन कर पाएँ। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा अप्रोप्रिएट बेंचमार्क चूज़ करना है। सो फर्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आप सबसे पहले फर्म की बैलेंस शीट देखोगे, उसके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या उसकी इक्विटी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या है उसके रेवेन्यूज़ कैसे चल रहे हैं, एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, एक कंपनी के पास जो चीज़ है आप उसी पे तो बेंचमार्क लगाओगे। मान लो कोई कंपनी है जो इक्विटी में डील ही नहीं करती है, उसके पास पूरे डेट्स हैं, बस डेट्स हैं, तो क्या आप इक्विटी पे बेंचमार्क लगा सकते हो? नहीं। वैसे ही आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या एलिमेंट्स है कंपनी के पास, whether there are items on which attention of the user of the particular entity's financial statement tends to be focused। क्या ऐसा कोई आइटम है जिस पे ज़रूरी है कि यूज़र का अटेंशन इस पे तो जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है या किसी कंपनी के साथ काम करना होता है, आप सबसे पहले क्या सोचते हो, कहाँ ध्यान देते हो? कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने रेवेन्यू में, इसके नेट एसेट्स कितने हैं। अब आपको समझ आ रही है कि लोग इस कंपनी की प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप प्रॉफिट के बेसिस पे आप प्रॉफिट को आप अपना बेंचमार्क बना लोगे और उस पर आप मान लोगे जैसे 1% ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 10 लाख है तो 10 लाख का 1% जो अमाउंट, दैट इज़ 10,000, ये हमारा मटेरियल अमाउंट है। तो हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? पहले उसके पास क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इन एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पे यूज़र का अटेंशन होता है सबसे ज़्यादा। एंड देन the nature of the entity, where the entity is at in its life cycle, and the industry and economic environment in which the entity operates, and the way it is financed। तो पहले आप ये देखो कौन से इंडस्ट्री में ये एंटिटी ऑपरेट कर रही है, क्या इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये फाइनेंस है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, जैसे कि हमने ऊपर अभी एग्जांपल ये देखा ही था, कोई कंपनी है जो पूरी तरह से डेट से ही फाइनेंस्ड है, उसने कोई इक्विटी नहीं उठा रखी है, कोई इक्विटी नहीं है उसके पास, ओनली एंड ओनली डेट। तो अब आप एज ए यूज़र क्या चेक करोगे? आप देखोगे कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट है, इतना एसेट है कि वो डेट को चुका सके और उसके बाद भी उसके पास कुछ बैलेंस बचे। इफ़ यस तो आप मानोगे हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे बेंचमार्क के लिए कौन सा आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? एसेट्स। तो सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या देखा कि उसके पास एलिमेंट्स क्या है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा अटेंशन किस एलिमेंट पे है? अब अटेंशन क्या बेसिस पे होगा? तो एक तो प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेट एसेट्स लोग देखना ही चाहते हैं, उसमें तो सबका अटेंशन होता ही। दूसरा, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसकी वजह से किसी यूज़र का अटेंशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाए, लाइक उसका फाइनेंस स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर। अब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, अब आप देखोगे रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। कुछ कंपनीज होती है ना जिनकी प्रॉफिट्स बहुत फ्लक्चुएट करती है, मतलब इस साल 10 लाख कमाया, अगले साल 20 लाख, जस्ट डबल, और उसके नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है। अब बताओ ऐसी कंपनी के लिए क्या आप प्रॉफिट को चूज़ कर सकते हो एज बेंचमार्क? नहीं, क्योंकि ये तो हर साल एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। तो अब आप जो भी एलिमेंट देख रहे हो आप उसकी वॉलेटिलिटी चेक करो। कुछ कंपनीज होती है ना जिसकी अगर इस साल प्रॉफिट 10 लाख है, अगले साल 12 लाख, उसके अगले साल 15 लाख, और फिर अगर कम भी हुई तो ये 10 से 12 के बीच में घूम रही है। मतलब इस लेवल पे है कि जो उस पर ऊपर नीचे हो भी रहा है अमाउंट में, वो अप्रॉक्सीमेट है, वो रिलेटेबल है। तो अब आप वॉलेटिलिटी चेक करोगे, फिर उसके बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे अपनी बेंचमार्क।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। पहले देखेंगे क्या एलिमेंट्स हैं कंपनी के पास, उनमें से कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा अटेंशन है यूज़र का, और वो अटेंशन क्या क्या बेसिस में हो सकता है। ये देखेंगे कि एंटिटी कहाँ ऑपरेट कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उसका और ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो फाइनेंस है। एंड आफ्टर ऑल दिस वी विल चेक द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि एज बेंचमार्क जनरली अप्रोप्रिएट होते हैं। अप्रोप्रिएट हो ना हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। हम सर्कमस्टांस के बेसिस पे देखते हैं ना कि क्या अप्रोप्रिएट। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, क्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इक्विटी, नेट एसेट्स वैल्यू। इन सब में से ना कोई एक होगा जो अप्रोप्रिएट होगा एज अ बेंचमार्क, जो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे। वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब आगे लिखा है जनरली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यूज़ करते हैं फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़, पर कुछ और एंटिटीज़ ऐसी होती है ना जिसका पीबीटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ऐसी जगह पे हम ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यूज़ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक चीज़ अगर अप्रोप्रिएट नहीं होती है तो उसके अलावा फिर दूसरी क्या अप्रोप्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये वॉलेटाइल है तो आप यही चूज़ करो। यू एज एन ऑडिटर जो ऊपर 4 फैक्टर्स दिए हैं उनके बेसिस पे आप कुछ और चीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हो एज बेंचमार्क। chosen benchmark relevant financial data. In relation to the chosen benchmark, relevant financial data ordinarily includes। अब जो आप बेंचमार्क चूज़ करते हो ना उससे रिलेटेड क्या क्या फाइनेंशियल डेटा रेलेवेंट होता है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, द पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बजट्स और फॉरकास्ट, और एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्कमस्टांस। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी 4 फैक्टर्स में से एक पढ़ा हमने वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी कैसे चेक करोगे, पिछले सालों में क्या प्रॉफिट थी, जैसे प्रॉफिट को आप लेके चल रहे हो तो आप देखोगे पिछले सालों में क्या प्रॉफिट थी, इस साल क्या प्रॉफिट है, आगे क्या हम सोच रहे हैं, फॉरकास्ट कर रहे हैं कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो पिछले साल का तब तो देखोगे ना जब आपके पास प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे। इस साल का देखने के लिए इस साल की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और आगे के लिए आपके कुछ बजट्स फॉरकास्ट आपने सेट कर रखे हैं। फिर क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है कंपनी में, एंटिटी में, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस दिख रहे हो। मान लो किसी फर्म का प्रॉफिट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एकदम सीक्वेंस में चलता रहा था, हर साल 10% 20% इंक्रीज हो रहा था, बट अचानक से एक बार आपने देखा कि 50% से इंक्रीज हो गई प्रॉफिट। पर क्या उसके पीछे रीज़न है, क्या पता अभी तक कंपनी किसी 4 जगह पे ऑपरेट कर रही थी, अभी इस साल से उसने कोई 6 जगह पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। तो जब हम अपना बेंचमार्क चूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड ये 4 फाइनेंशियल डेटा होता है जो रेलेवेंट होता है। नीचे वही एक एग्जांपल दिया है कि आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो, प्लान कर रहे होते हो, आपने मटेरियलिटी डिसाइड की होती है एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, पर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं जिसमें ऑडिटर को ये लगता है कि अब जो मटेरियलिटी है ना फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी अगर हम एक नॉर्मलाइज पीबीटी से बेंचमार्क को सेट करें बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट्स। पिछले साल के रिजल्ट्स आपने देखे और उससे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो हम बेंचमार्क सेट करना चाह रहे हैं ना इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा। इसीलिए बोला है कि बेंचमार्क चूज़ करते वक्त ये 4 फाइनेंशियल डेटाज रेलेवेंट होते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब मटेरियलिटी के लिए क्या चाहिए, बेंचमार्क। और बेंचमार्क से मटेरियलिटी कैसे आती है, आप बेंचमार्क में कोई परसेंटेज अप्लाई करते हो तब ना। तो चलो अब ये परसेंटेज क्या कहानी समझते हैं कि कैसे एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज डिटरमाइन किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड चूज इन बेंचमार्क। जब तक बेंचमार्क पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं लगाओगे मटेरियलिटी नहीं पता चलेगी। अब इसमें ना कुछ एकदम याद करने का ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत लॉजिकल है। ऑब्वियस सी बात है अब जो परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अप्लाई करोगे वो ऑब्वियसली हाइयर होगा उस परसेंटेज से जो आप टोटल रेवेन्यू पे अप्लाई करना चाहोगे। अब ऐसा क्यों, मान लो किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ है, लेकिन उस 1 करोड़ से प्रॉफिट कंपनी बस 10 लाख का बना पा रही। अब आपको मटेरियलिटी बतानी है। आप मान लो आपने बोला कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम 10% लगाएंगे, तो वहीं हम रेवेन्यू में 1% लगाएंगे।
अब 1% लगाए यहाँ पे, क्या आई मटेरियलिटी 1 लाख। वही 10 लाख पे 10% लगाई तो क्या आई 1 लाख। अगर अब 10 लाख में भी आप 1% लगा दो, 10,000, कहीं से भी रेलेवेंट लग रहा है? 1 करोड़ कमाने वाली कंपनी के लिए आप 10,000 के ट्रांजेक्शन बैठ के चेक कर रहे हो। तो वही बोला है, ये बहुत लॉजिकल चीज़ है। जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में परसेंटेज लगाते हैं वो रिलेटिवली हाइयर होता है उस परसेंटेज से जो हम टोटल रेवेन्यू पे लगाएं। वही उसी चीज़ को यहाँ पे एग्जांपल से समझाया। 5% आपने पीबीटी में लगाया, 1% टोटल रेवेन्यू में लगाया, जिसको हमने 10% और 1% से अभी समझा। आई होप ये टॉपिक आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, अभी जितनी जगह पे हमने मटेरियलिटी लेवल्स के बारे में पढ़ा है, हर जगह पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। तो आप ये मत कर देना आप एग्जाम में लिख रहे हो आंसर, तब आपने सिर्फ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर कोई एक चीज़ मेंशन कर दी। ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। अब अभी हमने ये तो पढ़ा था कि हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करनी है? कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो ये इंडिकेट करेंगे कि ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर एग्जिस्ट करता है जिसमें मिस स्टेटमेंट होगा लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी, मटेरियलिटी से कम अमाउंट का मिस स्टेटमेंट होगा, जो कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है एक यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लेट्स रीड। क्या कोई ऐसा लॉ, रेगुलेशन या एफआरएफ में ऐसी कोई एंट्री कुछ है जो अफेक्ट कर सकती है यूज़र के एक्सपेक्टेशन को रिगार्डिंग मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अगर आपको याद हो, आपने अकाउंट्स में शायद पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये बताता है कि आपको डायरेक्टर को, जो हमने एक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि नहीं आई डोंट नो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन पे कि इतने प्रॉफिट है, अगर इतना है तो उससे आप 1% दे सकते हो, 3% दे सकते हो, उससे ऊपर आप रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते हो। तो क्या ये चीज़ मटेरियल होगी? मान लो आपको मटेरियल अमाउंट 10 लाख है, लेकिन जो रेम्यूनरेशन आ रहा है 1% वो 1 लाख आ रहा है, तो क्या ये 1 लाख मटेरियल अमाउंट हुआ? ये वही है जो हमने मटेरियलिटी पढ़ते वक्त पढ़ा था ना, कि अगर कोई अमाउंट है, कुछ है जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने आप मटेरियल बन जाता है। तो चाहे आपकी मटेरियलिटी एज अ होल 5 लाख क्यों ना हो, बट एट लास्ट किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो 1 लाख या 5 लाख से नीचे की कोई भी अमाउंट है, तो वो भी मटेरियल होगी। ऐसी सिचुएशंस के लिए हम मटेरियलिटी लेवल से नीचे के एक लेवल पे मटेरियलिटी सेट करते हैं और उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, जिस इंडस्ट्री में एंटिटी ऑपरेट करती है वहाँ के लिए क्या चीज़ एक ऐसी है जो मतलब डिस्क्लोज करनी बहुत ज़रूरी है, जिस पे उसका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे फार्मा कंपनीज के लिए R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स हो, उसके लिए हमें एक अलग लेवल पे मटेरियलिटी सेट करनी होगी। फॉर फार्मा कंपनीज, ऐसी हर कंपनी के लिए एक ना एक ऐसा की डिस्क्लोजर एरिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता किसके लिए क्या की डिस्क्लोजर एरिया है? इसीलिए तो कहा गया है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या यूज़र का अटेंशन किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे है? मान लो आपने 5 लाख की मटेरियलिटी सेट की, अब कोई कंपनी की आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना यूज़र का अटेंशन इसके एसेट्स पे होगा। अब आप एसेट में देख रहे हो कुछ मशीन है जो 1 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे अमाउंट्स की है, तो वो 5 लाख से कम है, पर फिर भी क्योंकि यूज़र का अटेंशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए आप इसके लिए अलग से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो। तो अभी हमने क्या समझा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे अब आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करना ज़रूरी है, करना होगा। पहला, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। दूसरा, कौन सी इंडस्ट्री पे ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे क्या की डिस्क्लोजर्स हैं। तीसरा, अटेंशन कहाँ है यूज़र का सबसे ज़्यादा। रिवीजन इन मटेरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेस, तो इसमें यही कहा है कि जो हमारी मटेरियलिटी है एंड इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स, मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी या इफ एप्लीकेबल अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है तो वो भी रिवाइज की जा सकती है, उसको रिवाइज करने की नीड अराइज हो सकती। अगर किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है
आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आता है रिगार्डिंग एंटिटी और उसके ऑपरेशन बाय परफॉर्मिंग फैप। जैसे कि ऑडिट करते वक्त आपको ये समझ में आता है कि जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट अभी है ना, वो बहुत अलग है हमारे एंटिसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट से, जिसके बेसिस में आपने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी थी। अभी हमने पहले चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था कि जो हमारी ऑडिट की प्लानिंग होती है ना, जैसे एक पर्टिकुलर ईयर की ऑडिट ख़त्म होती है उसके ही साथ या उससे ही जुड़ के कुछ टाइम के ही अंदर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अभी हमने ये भी पढ़ा बेंचमार्क डिटरमाइन करते वक्त कौन से फाइनेंशियल डेटा रेलेवेंट होते हैं, कौन से होते हैं प्रायर पीरियड के, इस साल के, और जो बजटेड प्रोजेक्टेड होते हैं, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इतना हो सकता। तो आप मान लो आपने 2022 में एक कंपनी की ऑडिट ख़त्म की और ख़त्म करते ही फिर आप उस प्रायर पीरियड मतलब 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि अगले साल ना हमारा इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो अब प्रॉफिट में इतना परसेंटेज लगा के हम इस पर्टिकुलर अमाउंट को हमारा मटेरियल लेवल मान लेते हैं। अब जैसे जैसे आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे जैसे एक 1 बाय 1 एक एक मंथ जा रहा है और प्रॉफिट अर्न कर दी जा रही है कंपनी, आपको रियलाइज़ हुआ अरे नहीं, जो हमने सोचा था पीरियड एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा, वो तो बहुत ही अलग है एक्चुअल प्रॉफिट से। तो क्या अब आप अपनी मटेरियलिटी लेवल रिवाइज करोगे? आपने सोचा था इस साल की ऑडिट रिपोर्ट देख के, इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कि अगले साल तो कंपनी इतना प्रॉफिट कमाएगी, अब अगले साल कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस हो गई जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चल दी, तो क्या आपके मटेरियलिटी लेवल रिवाइज करने का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा? क्या ऐसी सर्कमस्टांस हुई वहाँ पे जिसकी वजह से आपको नीड अराइज हुई रिवाइज करने की? यस। तो ऐसे टाइम पे हम मटेरियलिटी अपनी रिवाइज करेंगे। अब जब मटेरियलिटी का अमाउंट बढ़ाने का नेसेसिटी दिखा तब तो चलेगा, पर अगर ऑडिटर को ये दिख रहा है ना कि जो हमने पहले मटेरियलिटी डिसाइड की थी उससे लोअर लेवल की मटेरियलिटी अब डिसाइड हो रही है एज़ पर एक्चुअल अभी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई ज़रूरत है हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करने की। फॉर एग्जांपल पहले आपका मटेरियल लेवल था 5 लाख, कुछ सर्कमस्टांसेस अराइज हुए जिसकी वजह से ये 5 लाख से आ गया 2 लाख में। अब आपने इस 5 लाख के बेसिस पे 2 या 3 मटेरियल परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल सेट कर रखे थे, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। जब आपका मटेरियलिटी ही 5 लाख से 2 लाख में आ गया, क्या परफॉर्मेंस मटेरियल का अमाउंट 3 लाख हो सकता है? नहीं। तो क्या अब ये भी रिवाइज करने की ज़रूरत है? हाँ है। वहीं इनकेस मान लो ये परफॉर्मेंस मटेरियल अमाउंट होता ही नहीं, ये भी नहीं होता, जब 5 लाख की मटेरियलिटी थी तब भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 1 लाख की होती। अब मटेरियलिटी लेवल जब 2 लाख आ गया तब क्या ये रिवाइज करने की ज़रूरत है? नहीं है। इसीलिए बोला है कि जब मटेरियलिटीज़ जो हमने डिटरमाइन की थी उससे लोअर लेवल की मटेरियलिटी मिलती है आफ्टर रिवाइजिंग, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या उसको ज़रूरत है रिवाइज करने की अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, क्या उसने जो एज़ पर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पहले फैप की एनटीई डिज़ाइन की थी वो अभी भी अप्रोप्रिएट है। तो अब यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया है कि मटेरियलिटी कैसे सेट होती है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे सेट होती है, बेंचमार्क कैसे चूज़ किया जाता है और उस पर जो परसेंटेज लगाया जाता है वो किस बेसिस पे लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी। ऑडिट डॉक्यूमेंट हमारी किन चीज़ों को इंक्लूड करेगी रिगार्डिंग मटेरियलिटी? जो हमारा मटेरियलिटी हमने सेट किया है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, अगर एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मटेरियल लेवल सेट किया है, जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट की, और इनमें से किसी में भी क्या कोई रिवीजन हुआ है, इन चारों चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब ये पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये एज सच कोई टॉपिक नहीं है, ये बल्कि रिवीजन है उन सब चीज़ों का जो अभी तक आपने पढ़ी है इस चैप्टर में। जो ऑडिटर होता है वो मटेरियलिटी को दोनों टाइम अप्लाई करता है, प्लानिंग और परफॉर्मिंग के वक्त, और साथ में जब वो इवेल्युएट करता है अफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। उसके बाद ये यहाँ पे जो एज पर ऐसे 200 हमने ऑडिट ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी ऑडिटर की, वो दिया है। आई डोंट थिंक सो मुझे ये वापस से पढ़ाने की ज़रूरत है, ये हमने पहले की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिसका एट लास्ट इन शॉर्ट क्रक्स ये निकलता है, मीनिंग ये निकलती है कि ऑडिटर को रिजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ऑब्टेन करना है, जिसके लिए उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होंगे ताकि वो ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर सके एक एक्सेप्टेबल लेवल पे। देन
इस पैरा में ये समझाया है कि ऑडिट रिस्क क्या होती है। अगेन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ऑडिट रिस्क वो रिस्क होती है जहाँ पे आपको ये लगता है कि देर इज़ अ चांस कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, तब भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट हो। ऑडिट रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क दोनों को हम थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडर करते हुए चलते हैं, स्पेशली व्हेन हम आइडेंटिफाई और एसेस कर रहे हो रोमम को, और फिर उसके बेसिस पे जब हम डिटरमाइन करते हैं एनटीई ऑफ फैप और इवेल्युएट करते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का अफेक्ट हमारी फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट पे, और उसके बाद जब हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं। इन तीनों पॉइंट पे हम मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क दोनों को कंसिडर करते हुए चलते हैं। दैट इज़ इन शॉर्ट पूरे ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में हमारा काम ही क्या है, हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रोमम पता करना है, और अगर रोमम है तो हमें फैप परफॉर्म करना है। फिर फैप परफॉर्म करके हमें पता चलेगा कि क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अफेक्ट है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, नहीं है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। दैट्स इट। अब आप जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस दिए हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इनकेस कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन। अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या समझा था, ओवरव्यू क्या लिया था कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑडिट रिस्क क्या होती है, जो कि हमने समझ लिया है। ऑडिट रिस्क से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है हमने सब कवर कर लिए, हमने मटेरियलिटी पढ़ ली है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रोमम कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। As per SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment states that the auditor shall obtain an understanding of the following। जो SA 315 है वो ये बताता कि ऑडिटर को कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी एंटिटी की टू आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम। तो सबसे पहले ऑडिटर को जानना है relevant industry, regulatory and other external factors including the applicable FRF। That is कौन सी इंडस्ट्री पे ये एंटिटी ऑपरेट करती है, उसका टारगेट मार्केट क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या वो किसी सीजनल एक्टिविटी में ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका सीज़न होगा गर्मी का सीज़न, वहीं जो हीटर्स बेचती हैं उनका सीज़न होगा ठंडी का सीज़न। ऐसे ही आपको पता होगा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सीज़न के बेसिस पे काम आते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करती है कंपनी। इससे क्या होता है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है ना, उस इंडस्ट्री की जानकारी लेने से हमें पता चलता है कुछ स्पेसिफिक रोमम जो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के आसपास या आपके घर पे भी कुछ लोग आते होंगे ना कभी कभी ऐसे बोरी वोरी में सामान भर के बेचने, तो आपने सुना होगा घर पे बोलते हैं चोरी का माल है, चोरी का माल है। तो वो क्या होता है, जनरली ये कपड़े लाते हैं, तो जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज होती है ना, वहाँ पे बहुत चांस रहता है 1000-1500 पीस बन रही है, उसमें से 2-4 पीस गायब हो जाए तो किसको पता चलेगा। तो आपको जब ये पता चला कि आप जिस एंटिटी के लिए की ऑडिट के लिए जा रहे हो वो कौन सी इंडस्ट्री पे ऑपरेट करती है, तो आपको पता चलेगा कोई स्पेसिफिक रोमम प्रेजेंट है क्या वहाँ पे। इसलिए हमें पता करना है पहले कि वो कौन सी रेलेवेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, कहाँ वो ऑपरेट कर, फिर कौन से रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो कौन से FRF के बेसिस पे बनती है। कौन सा FRF मतलब उसको कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लग, रेगुलेटरी फैक्टर्स मीन्स क्या टैक्सेशन है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से उनको अफेक्ट पड़ता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो कुछ ऐसी होती है जिनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे क्या इन्फ्लेशन से अफेक्ट होगी, इन्फ्लेशन का इस कंपनी पे क्या अफेक्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग, अगर ये कंपनी कल को डूबने वाली हो तो क्या फाइनेंस अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले आप चेक करोगे रेलेवेंट इंडस्ट्री, उसके रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स और उसके जो एप्लीकेबल FRF है वो। अभी आपने बाहर की अंडरस्टैंडिंग ले ली, आप अभी एंटिटी तक नहीं गए हो, आप बस एंटिटी के एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। अब आप समझोगे अबाउट द एंटिटी, द नेचर ऑफ द एंटिटी, इंक्लूडिंग क्या ऑपरेशंस वो एंटिटी परफॉर्म करती है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के फाइनेंसेस
दैट इज़ किस तरह के इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखे हैं या वो प्लान कर रही है आगे करने के इन्वेस्टमेंट। द वे एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इज़ इट फाइनेंस्ड, हाउ इट इज़ फाइनेंस्ड क्यों जानना ज़रूरी है, ये अभी हमने ऊपर कुछ फैक्टर्स पढ़ते वक्त अच्छे से समझ लिया है। तो इसको ऐसे याद रखना, सबसे पहले क्या जान रहे हो, रेलेवेंट इंडस्ट्री, उसके रेगुलेटरी, मतलब एंटिटी की बाहर की बात है। अब उसके बाद आप आ रहे हो एंटिटी के अंदर, अब आप जान रहे हो एंटिटी कौन सी है, उसका नेचर क्या है, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसकी ओनरशिप, उसके इन्वेस्टमेंट, उसका फाइनेंस स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों को पता करके ना ऑडिटर ये पता कर पाता है कि क्या ये एंटिटी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, क्या इसकी सब्सिडियरीज है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के रोमम प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आप जब उसके ऑपरेशंस चेक कर रहे होगे, ओनरशिप चेक कर रहे होगे, आपको पता चलेगी सब्सिडियरी है। अब सब्सिडियरी है तो आपको उससे पता चलेगा अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। आई होप आपको पता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है। इन केस आपको नहीं पता है तो मैं बताऊँ, जो पार्टीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है लाइक सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी, अगर इन दोनों कंपनीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वहीं कोई कंपनी और उसके ओनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब जो पार्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है उनके बीच के ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा हो ना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट हो सकता है, वहाँ पे फ्रॉड हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन मैटर्स के जो ऑडिटर कंसिडर कर सकता है वाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द एंटिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशन, तो बिजनेस ऑपरेशन सच है उसके रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, क्या ऑपरेशन वो कंडक्ट करता है, कौन से लोकेशन पे वो है, उसके की कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, उसकी फाइनेंसिंग, उसके कितने मेजर सब्सिडियरीज हैं, क्या जॉइंट वेंचर है, क्या एसोसिएट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एस उसकी कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म करता है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख के आपको उसकी नेचर पता चल जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट पे हमने क्या देखा, सबसे बाहर की चीज़ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट। फिर हम थोड़ा अंदर आए, हमने देखा कंपनी क्या काम करती है, एंटिटी क्या करती है, नेचर। अब थोड़ा और अंदर, अब देखोगे द एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू, कि कंपनी क्या बेसिस पे अपने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करती है और जो सिलेक्ट करती है उसे क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी सिलेक्ट कर रही है, कौन सी अप्लाई कर रही है, तो आप ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन करोगे। एंड देन यू विल गो फॉर एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके रिलेटेड बिजनेस रिस्क्स, जिसकी वजह से वहाँ पे चांसेस है रोमम होने के। जब एंटिटी एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, वहाँ पे सरवाइव करने के लिए वो एक ऑब्जेक्टिव बनाती है अपना, जो कि होता है ओवरऑल प्लान उस एंटिटी का। स्ट्रेटजी वो अप्रोच होती है जिससे एंटिटी अपनी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक एनवायरनमेंट में एंटिटी ऑपरेट कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आए दिन चेंज होता रहेगा, इन्फ्लेशन हमेशा सेम तो नहीं चलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, इंटरेस्ट रेट कभी ज़्यादा कभी कम। अब जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो एंटिटी की ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में भी चेंजेस आते रहेंगे। अब बिजनेस रिस्क ना इस कॉम्प्लेक्सिटी इन फ्रिक्वेंट चेंजेस की वजह से अराइज हो सकता है आपका एनवायरनमेंट तो चेंज हो गया पर आप नहीं हुए, आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हो। इसलिए बोला है कि जो बिजनेस रिस्क होता है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन रोमम, क्योंकि बिजनेस रिस्क इंक्लूड करता है रोमम। इसलिए बोला है कि जब आप बिजनेस रिस्क की अंडरस्टैंडिंग लेते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं एंटिटी के रोमम के बारे में भी पता चल जाता। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस रिस्क होता है इवेंचुअली एट लास्ट उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो फाइनेंशियल लेवल पे ही होता है ना। अब मान लो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आप नहीं चेंज हुए, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया पर आपके प्राइसेस आज भी बहुत हाई हैं, तो आपकी प्रॉफिट धीरे धीरे, आपके रेवेन्यू धीरे धीरे गिरने लगेंगे, तो आपके पास फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आया, इसकी वजह से आपको रोमम हुआ। पर आफ्टर ऑल दिस, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करता बैठे।
कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन मैटर्स के जो ऑडिटर कंसिडर कर सकता है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी और उसके रिलेटेड बिजनेस। क्या? इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आप ऑडिट करने गए हो, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस एंटिटी के पास ना वो पर्सनस वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो डील कर सकते हैं इंडस्ट्री के चेंजेस के साथ। तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे बिजनेस रिस्क है। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ऑडिट करने गए हो, आप देख रहे हो ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, आपको समझ आ रहा है कि मार्केट में तो ये प्रोडक्ट अब चलते ही नहीं है। उससे आपको प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। अगेन ये आपको बिजनेस रिस्क यहाँ पे पता चलेगी। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अब आपके ना बिजनेस की उतनी डिमांड ही नहीं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी उतनी डिमांड ही नहीं है और आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, तो क्या आप एक पॉइंट पे जाके लॉस में जाओगे? हाँ। तो डिमांड आपने सही से एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं किया, इससे पता चलेगा कि बिजनेस को रिस्क है। तो वही बोला है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक एक बिजनेस रिस्क को चेक करे, आइडेंटिफाई करे, पर कुछ एग्जांपल्स दिए जिन मैटर्स को ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये तो आप जब ऑडिट करने जाओगे तो ये चीज़ें तो आपको क्लियरली ऐसे भी दिखेंगी ही ना। एंड एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया कि एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कौन से रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, कौन सा एफआरएफ है। देन आप उसका नेचर समझे, आपने उसके ऑपरेशंस, उसके फाइनेंस स्ट्रक्चर देखी, इन्वेस्टमेंट्स देखी। आफ्टर दैट कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी वो सिलेक्ट करती है, एंड देन उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्ट्रेटजीज है। एट लास्ट वी विल चेक एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट और बाकी जो अदर्स होते हैं एंटिटी में, वो जनरली मेजर और रिव्यू करते हैं उन चीज़ों को जो उनके नज़रिए में इम्पॉर्टेंट होती है। वहीं जो परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं ना, उस पर प्रेशर होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड। फॉर एग्जांपल आप मानो आपकी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, एम्प्लॉय को दिख रहा है यार ये तो कुछ बेच ही नहीं पा रही है, ये खुद लॉस में चल रही है, मेरे को कहाँ से सैलरी देगी, एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग जाएगा। इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल, आप देख रहे हो इस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं रहे, आपको लगेगा अरे इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे इसलिए नहीं बिक रहे। एक्सटर्नल प्रेशर। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर्स है ना, ये मोटिवेट करते हैं मैनेजमेंट को कि वो अपना बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, और अगर इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो मिस स्टेट कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा दे कि हाँ हाँ हमने इतना बेचा है पर हम बेचे तो नहीं है। अकॉर्डिंगली, इसी की वजह से ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग ले परफॉर्मेंस मेजर्स का, क्योंकि इससे उसको हेल्प मिलती है ये समझने में कि क्या मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रेशर था परफॉर्मेंस टारगेट मीट करने का। अगर था तो ये वो सर्कमस्टांस है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारा रोमम बढ़ सकता है, इंक्लूडिंग दोस्त ड्यू टू फ्रॉड। जैसा कि आपने परफॉर्मेंस टारगेट एक्चुअल में मीट नहीं किया, पर जस्ट बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर था, आपको शो करना है कि हमने मीट किया, आप कोई हेरा फेरी कर दोगे, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दोगे, मिसस्टेट कर दोगे। कुछ एग्जांपल दिए उन मैटर्स के जिसके थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब पिछले साल तक आप, पिछले 5 साल से ना आप 10% के ही प्रॉफिट में चल रहे थे, हर साल आपका 10% इंक्रीज आ रहा था। इस साल अचानक से ड्यू टू प्रेशर आपने सीधा 50% का प्रॉफिट शो कर दिया। तो वही है, ट्रेंड देखो, की परफॉर्मेंस देखो। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हर पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। जो बजट बनाया है, जो फोरकास्ट किया था, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वैरिएंसेस आ रहे हैं, वेरिएंसेस आ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट लेवल पे या अदर लेवल पे रिपोर्ट्स बन रही है, उन रिपोर्ट्स को चेक करो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रिपोर्ट्स को चेक करो। ये सब चीज़ों को देखने से आपको पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जो चेक करके आपको एक एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई और असेस कर पाओगे रोमम। देन वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ सिग्निफिकेंट। क्यों समझना ज़रूरी है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट? क्योंकि वो ऑडिटर को प्लानिंग में हेल्प करता है, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन से एरिया पे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत। आप जब अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की, तो आपको ये समझ आता है कि इस एंटिटी में कुछ स्पेसिफिक रोमम है जो प्रेजेंट हो सकता है, जिससे आपको पता चलेगा अपना स्पेशल अटेंशन कहाँ डिवोट करना। देन
अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग पाना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करते वक्त स्टार्ट में आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, चलो भाई हो गया काम, ऐसे नहीं हो। क्या पता आप जब ऑडिट कर रहे हो उस बीच में कोई चेंजेस आ जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से उसकी एंटिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए। जो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आपने इस्टेब्लिश की है, वो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देती है। मतलब समझो ये आपको एक पिक्चर बना के देती है जिसके बेसिस पे अब आप अपने ऑडिट प्लान्स डिज़ाइन कर रहे हो, अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल कब, जब आपको रोमम असेस करना है, आपको एनवायरनमेंट की उसके एंटिटी की जानकारी होगी, तब तो आप असेस कर पाओगे ना कि यहाँ पे क्या क्या रोमम हो सकता है। उसके बेसिस पे आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करोगे। जब आपको पता होगा कि कंपनी के लिए कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है, तब तो आप चेक करेंगे ना, तब तो आप कंसिडर करोगे कि जो ये कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई कर रही है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं एज़ पर दैट एफआरएफ। आपको अंडरस्टैंडिंग लेने से ये समझ आ जाएगा कि क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक अपना अटेंशन डिवोट, जैसे कि क्या यहाँ पे आरपीटीज़ है, कि क्या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन फुलफिल कर रही है। आपको जब एंटिटी की जानकारी है, उसके एनवायरनमेंट की, आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करके चल सकते हो जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो कि हमें इस तरह का रिजल्ट मिल सकता है। अगर उससे कोई अलग रिजल्ट मिल रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो रिस्क है, यहाँ पे कोई तो मिस स्टेटमेंट है। अब जब आपको एक ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, आप उसको इवेल्युएट कैसे करोगे? आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट की, उसके एंटिटी की, तब तो आप चेक करोगे कि जो एविडेंस हमें मिल रहा है क्या वो अप्रूव मैनेजमेंट के ओरल और रिटन रिप्रेजेंटेशन से। एंड हियर वी आर इवन डन विद अवर थर्ड टॉपिक। अब ये इलस्ट्रेशंस जो है इनको सॉल्व करो, पढ़ के देखो, इनकेस कोई डाउट हो पूछो। अब कल की क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट करने वाले हैं। I hope you all enjoyed the session. Thank you. All the best. And don't forget to subscribe the channel and like the video.